हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। कक्षा 11 भूगोल की यात्रा चल रही है और उसमें हम पढ़ रहे हैं पहला पाठ। देखिए, पहले पाठ के अंदर अभी जो पिछला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि प्रादेशिक उपागम जो सर बताया था आपने, उसकी शाखाएं कौन कौन सी है, क्रमबद्ध की बात कर चुके हैं। मैंने आपसे कहा था कि दो चीजें हमारी छूट रही थी। एक तो छूट रहा था हमारा दर्शन, जिसको हम फिलोसफी कहते हैं, दर्शन था। और एक था हमारे पास में तकनीक एवं विधि तंत्र, है ना। इसको हमारा पढ़ना बाकी था। जैसे कि आपने इसमें चार्ट में भी देखेंगे आप कि सर आपने भौतिक पढ़ा दिया था, आपने मानव को पढ़ा दिया था, आपने जीव भूगोल को पढ़ा दिया था। एक दर्शन बच रहा था, दर्शन शास्त्र विधि एवं तकनीक। मैंने आपको एक बात और कही थी कि ये टॉपिक किताब में देखेंगे तो सर आप देखेंगे सर कहां से आ गया। ये जो दोनों अप्रोच है, ये दोनों जो एक तरीके से इसको अप्रोच मान लीजिए। अप्रोच का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने का तरीका। तो सिद्धांत और तकनीक जो है ना, ये आपके क्रमबद्ध उपागम में भी आता है, उसका भी पार्ट है। और अगर आप प्रादेशिक उपागम से भी करते हैं तो भी यहां पर आपको दोनों चीजें पढ़नी पड़ेगी। यानी ये दोनों के अंदर आप इसको देख सकते हैं कि दोनों में कॉमन है। तो हम पहला शुरू करते हैं दर्शन। देखिए, दर्शन को बोलते हैं फिलोसफी, है ना। और मैंने आपको जब शुरुआत की थी तब एक बात कही थी कि इनकी फिलोसफी यानी दर्शन जो है वो हर विषय का दर्शन अलग अलग होता है। ये बात कही थी कि दर्शन जो है हर विषय का जो दर्शन होता है वो अलग होता है। अब सर आपके दिमाग में आ रही हो कि क्वेश्चन आ रहा हो आपका कि सर ये दर्शन क्या होता है। दर्शन का मतलब समझिए कि कोई भी विषय जो होता है ना बेटा, उस विषय को बनाने के लिए जो विचारक होते हैं, जो चिंतक होते हैं, वो एक बेस को लेकर चलते हैं। जैसे आप हिंदी पढ़ेंगे तो वहां का भी एक चिंतन होगा, वहां का भी दर्शन होगा, भूगोल का भी होगा। जैसे आप अभी अगला पाठ पढ़ेंगे हम, उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब ये थोड़ी कि उत्पत्ति हुई है तो सबसे पहले जिसने बता दिया विद्वान वो मान ले हम। एक विचारक था जिसने सोचा कि भैया ऐसी उत्पत्ति हुई होगी, ऐसे हुआ होगा। जैसे हम बात करें कि कांट जो महोदय उन्होंने अपने विचार रखे। कांट के बाद में आप पढ़ेंगे इसमें लाप्लास महोदय ने अपने विचार रखे। अब ये विचार सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन इन विचारों से आगे थ्योरी चलिए। तो दर्शन जो होता है ना, वो हर विषय की आत्मा होता है, आप ये मानकर चलिए। तो दर्शन में पहला जो है वो है भौगोलिक चिंतन। भौगोलिक चिंतन का मतलब कि जो भी विचारक है, जैसे इमैनुअल कांट साहब है, वो बताते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक निहारिका से हुई है। लाप्लास में संशोधन करते हैं। तो इस प्रकार से जो मान लीजिए गलत चीज है, ये आज के समय में इसको नकार दिया गया है, लेकिन हमेशा उससे आगे ही कुछ चीजें चलती हैं। तो ये सब किसमें चलता है? भौगोलिक चिंतन में। भौगोलिक चिंतन आप इतिहास का पढ़ेंगे तो वहां भी होगा, अगर इतिहास के विद्यार्थी हैं तो वहां पर भी होगा। आपने हेरोडोटस का नाम सुना होगा, जिसको इतिहास का पिता कहते हैं। अगर आपने भूगोल में बात करेंगे तो आपने पहले ही सुना है, आपने पढ़ा है, इराटोस्थनीज का नाम पढ़ा है, जिन्होंने भूगोल का नाम दिया है, भूगोल के बारे में पता है। हिंदी के बारे में पढ़ेंगे तो वहां भी चिंतन होगा, यानी भौगोलिक चिंतन आपके हर जगह होगा। ठीक है, ये एक दर्शन की एक खासियत होती है। आगे है भूमि एवं मानव की अंतर प्रक्रिया। देखिए, हम ये जानते हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी पर पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये एक तरीके से भौतिक पर्यावरण है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है जो दोनों के अंदर क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। दोनों की क्रियाओं को हम पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों की जो क्रिया होती है ना बेटा, उसी को ही मानव पारिस्थितिकी कहते हैं। तो ये सब किसका पार्ट है? दर्शन का पार्ट है। ये हमको चाहे आप क्रमबद्ध उपागम से पढ़े, चाहे आप विश्व को पूरे स्तर पर बांट कर पढ़े, तो भी आपको ये पढ़ना होगा। अगर आप प्रादेशिक उपागम से पढ़ते हैं तो भी आपको ये पढ़ना होगा, आपको हर जगह पढ़ना होगा। समझ रहे हैं आप? ये दर्शन हो गया। अब अगला जो पार्ट है वो है विधि तंत्र, यानी इसको मेथड्स कह सकते हैं और टेक्निक्स कह सकते हैं। कि मेथड और टेक्निक्स क्या है सर? मेथड टेक्निक्स क्या है, आप समझिए कि कोई भी चीज हम कर रहे हैं तो उस चीज में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। जैसे मान लीजिए हम बात करें मानचित्र की, तो पहले जो मानचित्र बनते थे ना बेटा, वो हाथ से बनते थे। हाथ से लोग यात्राएं करते थे, यात्राओं के आधार पर मानचित्र बनते थे कि भाई भारत का मानचित्र इस तरीके से है, यहां से यात्रा चल रही है, इस हिसाब से बनते थे, है ना। लेकिन बाद में जब कंप्यूटर आ गया, आपके सैटेलाइट आ गए, तो उसमें कितना कितना सुधार हो गया है। अब जो नक्शे होते हैं बिल्कुल शुद्ध रूप से बनते हैं। तो पहला इसके अंदर पढ़ेंगे हम कार्टोग्राफी इंक्लूडिंग, यहां से लीजिए आप, कार्टोग्राफी इंक्लूडिंग कंप्यूटर कार्टोग्राफी। यानी कार्टोग्राफी तो होती है, यानी आप मानचित्र तो बनाएंगे, लेकिन अब उसमें कंप्यूटर को जोड़ दिया गया है, यानी सामान्य एवं संगणक आधारित मानचित्र। इसके बारे में हम समझेंगे। इसके बारे में आप यूं मानकर चलिए कि पहले जो मानचित्र थे वो बिल्कुल सीधा यात्राओं के बेस पर थे, यात्रा जाते थे और यात्री जाते थे भूगोलवेत्ता, और वो उसके हिसाब से अपने मानचित्र का निर्माण करते थे। लेकिन अब मानचित्र कंप्यूटर आधारित है, और कंप्यूटर आधारित जो मानचित्र होते हैं ना, वो बड़े शुद्ध होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं, सटीक होते हैं। तो ये एक नया सुधार हुआ है, नवाचार है। दूसरा है क्वांटिटिव
टेक्निक या स्टैटिक टेक्निक, या इसको बोल सकते हैं परिणात्मक तकनीक एवं सांख्यिकी तकनीक। थोड़ा मैंने इंग्लिश का वर्जन इसलिए लिया है कि थोड़ा अच्छा समझ में आएगा आपको। जैसे आप परिणात्मक को क्वांटिटेटिव कह सकते हैं, सांख्यिकी को स्टैटिक कह सकते हैं। अब सर ये स्टैटिक्स क्या होता है? जैसे आपको मान लीजिए जनसंख्या के आंकड़े चाहिए, 2011 की जनसंख्या के आंकड़े, तो वो स्टैटिक्स तो हुआ। आप 2011 की जनगणना के आंकड़े करेंगे तो आपके पास में आएगा कि सर ये 2001 में जनगणना इतनी थी, 2011 में इतनी है, लिंगानुपात इतने हैं, तो आप ये डायग्राम के द्वारा इससे बनते हैं। तो ये स्टैटिक्स का ही तो पार्ट हुआ है ना। तो यहां पर आप इसमें विधि तंत्र में और तकनीक में आप ये भी पढ़ेंगे कि स्टैटिक्स को पढ़ेंगे आप, समझ रहे हैं आप। जैसे मान लीजिए आप खनिज के बारे में बात कर रहे हैं, खनिज का वितरण बता रहे हैं, तो वितरण बता रहे हैं यानी उसका परिणाम बता रहे हैं, और उसको हम स्टैटिक्स के द्वारा, यानी स्टैटिक्स के द्वारा जो भूगोल विषय है ना वो काफी खूबसूरत बन जाता है, बिल्कुल आसान बन जाता है। अब आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। और एक बात मैं आपको बता दिया, आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो गणित के साथ तो आपको दोस्ती करनी ही पड़ेगी। फील्ड सर्वे मेथड, फील्ड सर्वे मेथड क्षेत्र सर्वेक्षण विधियां, जो अब आपके 12th में था, अभी फिलहाल हटा हुआ है ना, लेकिन फिर भी हम इसको देखेंगे कि फील्ड सर्वे में क्या होता है। इसके अंदर हम क्या होता है, किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर कोई भी समस्या है या कोई भी हमको चीज जाननी है उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये मान लीजिए कि एक क्षेत्र है और आपको कह दिया कि भैया वहां पर जाइए और वहां पर जनसंख्या संगठन के बारे में मालूम कीजिए, जनसंख्या संगठन के बारे में मालूम कीजिए। तो कुछ बच्चे जाएंगे सर हम तो सर शिक्षा के बारे में करेंगे, तो आप शिक्षा के बारे में, साक्षरता के बारे में जान सकते हैं। कुछ बच्चे जाएंगे वो आयु संरचना के बारे में जानेंगे, आयु संरचना मतलब कितने वृद्ध हैं कितने युवा हैं उसके बारे में जानेंगे। कोई बच्चे लिंगानुपात के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर जो सर्वे किया जाएगा, जो लोग उजागर करेंगे, तो फील्ड सर्वे के अंदर आता है। किसमें आता है? फील्ड सर्वे में आता है। और मैं दोबारा बता दूं आपको, ये जो तीनों विधियां आगे कर रहे हैं हम, ये चारों, ये सब क्रमबद्ध का भी एक हिस्सा है और आपके प्रादेशिक का भी हिस्सा है। अगला भू सूचना या विज्ञान सांख्यिकी, जियो इन्फॉर्मेटिक यानी GIS, ज्योग्राफी है ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र और GPS, इसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये एक मानकर चलिए कि GIS और GPS ने तो भूगोल के अंदर क्रांति लाकर रख दी है। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, अभी आप देखिए आगे। तो आपने क्या समझा? हमने ये देखा कि सर दर्शन है ये भौगोलिक चिंतन और भूमि मानव अंतःप्रक्रिया, मानव पारिस्थितिक में बटा हुआ है। और दूसरा आपने बताया सर यहाँ पर आपने विधि तंत्र बताया, मेथड्स एंड टेक्निक्स, वो भी आपने 4 पार्ट कर दिए। दोनों ही हिस्से, दोनों ही चीजें क्रमबद्ध से पढ़ें चाहे प्रादेशिक से पढ़ें, आपको उस विषय को अगर अच्छे ढंग से करना है तो इन दोनों को काम लेना पड़ेगा। अगर आपको विषय की आत्मा में जाना है तो आप दर्शन को पढ़ेंगे। अगर आप विषय को तकनीकी रूप से अच्छा बनाना चाहते हैं, समझने के हिसाब से अच्छा बताना चाहते हैं, आंकड़े अच्छे रूप से प्रस्तुत करना चाहते हैं ना बेटा, तो फिर आपको यहां पर आना पड़ेगा। ठीक है, ओके जी। आगे देखिए आप, अब देखिए भूगोल की शाखाएं हमने सारी पढ़ ली है। हमने सर क्रमबद्ध उपागम भी पढ़ लिया है, किसने दिया है? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपने बताया नहीं है कि क्रमबद्ध उपागम किसने दिया है और प्रादेशिक उपागम किसने दिया है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कि उपागम किसने दिया है। मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, इसमें हमने क्रमबद्ध उपागम, प्रादेशिक उपागम पढ़ लिया, फिर इसके साथ में अब दर्शन के बारे में बात कर ली। लेकिन हमने इतनी चीजें पढ़ी, इसका निष्कर्ष क्या है सर? इसका निचोड़ क्या है? हमने क्रमबद्ध में पढ़ा कि हम भूगोल को विश्व स्तर पर पढ़ते हैं। भूगोल को क्या पढ़ते हैं? मतलब किसी टॉपिक को, किसी भी तथ्य को हम विश्व स्तर पर पढ़ते हैं। अगर जलवायु पढ़ रहे हैं तो हम विश्व स्तर पर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्रमबद्ध का काम है। लेकिन प्रादेशिक में हम क्या करते हैं कि हम उस विश्व को एक पार्ट में बांट देते हैं, उस पार्ट के अंदर हम फिर सभी तत्वों का अध्ययन करते हैं, है ना। और दर्शन के द्वारा हम उसके विचारों के बारे में जानते हैं और टेक्निक के द्वारा इस विषय को और सुंदर बना दिया जाता है। अब इसका निष्कर्ष क्या है? पहली बात कि भूगोल की यह रूपरेखा स्थितिक नहीं है। स्थितिक क्या है? मतलब क्या होता है? एक तो होता है स्थितिक और एक होता है गतिशील। यानी स्थितिक नहीं है, बदलती रहती है। बदलती कैसे रहती है? देखिए आप, क्योंकि कोई भी विषय, देखिए आप भूगोल की बात करें, जब नई सोच आएगी, नई समस्या को उत्पन्न होती है, कोई नई तकनीक होती है, उसके साथ में हर विषय आगे बढ़ता है, आप भी आगे बढ़ते हैं, आपकी सोच भी आगे बढ़ती है। भूगोल के अंदर अगर हम बात करें, पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम मालूम करते थे कि भाई सब वो नेबुला से बना है, इसका निर्माण हुआ है। और आज की बात करें तो बिग बैंग थ्योरी आती है, जो हम आगे पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से परिवर्तन आया नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि भूगोल स्थितिक है? भूगोल तो गतिशील है सर, भूगोल तो हमेशा बदलता रहेगा, नए नए विचार आएंगे और उसको बदलते रहेंगे। तो भूगोल जो विषय है या कोई भी विषय है, वो नई सोच, नई समस्या, नई तकनीक के साथ में बदलता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। अच्छा, बढ़ता किसके साथ रहता है? देखो एक्सप्लेन करें अपन, एक तो कंप्यूटर के द्वारा, एक तकनीक के द्वारा, एक इंटरनेट के द्वारा। कंप्यूटर के द्वारा कैसे सर? कंप्यूटर के द्वारा कैसे? आप खुद जानते हैं कि कंप्यूटर ने तो भूगोल में एक नया जीवन दे दिया है सर। आज आप भूगोल को आप पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड मैप के द्वारा पढ़ रहे हैं, आप जो भी नक्शे बना रहे हैं वो कंप्यूटर के द्वारा पॉसिबल है।
आप सैटेलाइट से कुछ जानकारी ले रहे हैं, वो सब कंप्यूटर के द्वारा पॉसिबल है, तकनीक के द्वारा। हमारी जो तकनीक है, तकनीक के अंदर हमने जैसे मान लीजिए अब जीपीएस की बात करें, इंटरनेट को अगर से जोड़ दें तो जीपीएस की बात करें, आपके जीआईएस की बात करें, चाहे वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो, चाहे वो ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, इनके द्वारा करें तो भूगोल के इसके द्वारा भूगोल एक रुचिकर विषय बन गया है। कंप्यूटर के द्वारा भी भूगोल में रुचिकर हो गई है। आप नक्शों में कर सकते हैं, तकनीक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, उस भूगोल को एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट बना सकते हैं, वैज्ञानिक विषय बना सकते हैं, है ना। और इंटरनेट के माध्यम से तो कर ही रहे हैं। अब इसमें हमारे पास में आया जीपीएस और जीआईएस। देखो इसको समझते हैं हम आपके पास में। देखिए जीआईएस बड़े आप ध्यान से समझना, आगे एग्जाम में भी आएगा, काफी क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं आपको। जीआईएस यानी कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली। देखो ये एक तकनीक ऐसी है, सीधी सी बात है, आप बोल रहे हैं कि जीआईएस इन इंफॉर्मेशन, यानी ये इंफॉर्मेशन देती है, बस ये समझ लीजिए आप, ये डाटा देती है। अब डाटा कैसे मिलेगा साहब? डाटा मिलेगा कंप्यूटर के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको खनिज चाहिए। अब खनिज कहां पर सोना है, कहां पर चांदी है, तो आप खोद खोद के तो देखेंगे नहीं। सैटेलाइट के द्वारा वहां से सूचना इकट्ठी की जाती है और बता दिया जाता है कि इस क्षेत्र में आपको सोना मिल सकता है, संभावना है, आप खोज सकते हैं। तो एक तकनीक है जो भौगोलिक डाटा को संग्रहित करती है, विश्लेषित करती है, फिर उसको प्रस्तुत करती है। पहले इकट्ठा करेगी, फिर उसके बारे में जानेगी कि भैया ये जो जानकारी है वो सही भी है, गलत है, और फिर उसके बाद में जिसको चाहिए उसको दे देगी। जीआईएस के 3 घटक होते हैं। एक तो भौगोलिक डाटा, जो डाटा इकट्ठा किया जाता है, जो स्थानों के बारे में जानकारी है, जैसे कि निर्देशांक, सीमाएं। सॉफ्टवेयर के द्वारा उस डाटा को लिया जाता है, उसे संग्रहित किया जाता है, समझ रहे हैं आप, इकट्ठा किया जाएगा, उसका विश्लेषण किया जाएगा और फिर उसके बाद में उसको आगे भेज दिया जाएगा। और हार्डवेयर के द्वारा, जो कंप्यूटर होता है उसके द्वारा, एक कंप्यूटर या अन्य उपकरण है जो जीआईएस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए उपयोग में किए जाते हैं। 3 पार्ट हैं, इसमें 2 पार्ट और हम शामिल कर सकते हैं। अभी मैं बताता हूं उसके अंदर। एक हो सकता है लोग जो उसको प्राप्त करते हैं, है ना, अभी देखते हैं हम। तो जीआईएस का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में क्या आता है, जैसे शहरी नियोजन के अंदर, पर्यावरण प्रबंधन में सबसे ज्यादा हो रहा है आजकल, संसाधन प्रबंधन में हो रहा है, आपदा प्रबंधन में हो रहा है, यातायात प्रबंधन में हो रहा है। जीआईएस का मतलब इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको। कुछ मुख्य लाभ है, सटीक जानकारी देता है, निर्णय लेने में मदद करता है, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करता है। देखो कितना आसान कर दिया है, संसाधन आपको मालूम पड़ जाएगा कि पानी कहां पर है, या हम सरस्वती नदी के बारे में मालूम कर रहे हैं कि ये अब लुप्त हो गई है, लेकिन इसके बारे में जानकारी कहां से मिली? वो जीआईएस से तो मिली है कि हाँ यहां पर सरस्वती नदी पहले थी। स्थानों के बीच संबंधों को समझाने में मदद करता है। आप इसको देखो, थोड़ा देखेंगे आप चित्र को, आप देखें कि जीआईएस का काम क्या है। जीआईएस चीजों को तोड़कर बताता है। जैसे मान लीजिए आप ये क्षेत्र है, इसमें आपको पहले गलियों के बारे में बताएगा कि ये आपका रास्ता है, यहां आपको जाना है, ठीक है। फिर आप, ये तो स्ट्रिक्ट डाटा हो गया। बिल्डिंग डाटा, फिर आपको यहां पर बिल्डिंगों के बारे में बता रहा है, ये बिल्डिंगे बता दिया, ओके जी। फिर वेजिटेशन डाटा यानी वनस्पति, फिर आपको पेड़ पौधे के बारे में बता दिया। और जब इन सबको जोड़ देगा तब आपका ये समाकलन डाटा आ जाएगा। इसमें रोड भी आ गया, मकान भी आ गया और ये भी आ गया, यानी चीजों को तोड़ तोड़ के बताता है आपको। इसके जीआईएस के घटक देख लीजिए आप, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, लोग हो गए, डाटा हो गया और मेथड को भी यहां पर शामिल कर सकते हैं। जो मेथड बताया था आपको दर्शन वाला, तो इसके 1 2 3 4 5 घटक हो गए, है ना। एक तो हार्डवेयर हो गया, एक हो गया सॉफ्टवेयर, एक लोग हो गए जिनको ये सूचना चाहिए, एक डाटा हो गया और एक मेथड हो गया। जब लोग ही नहीं होंगे, सूचना ही चाहने वाला नहीं होगा, तो फिर कैसे, क्या, कहां काम आएगी? आगे जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, पोजीशन से समझ में आ रहा है, इससे कुछ भी नहीं है, इसमें आप अपनी स्थिति को मालूम कर सकते हैं। आप आजकल देख रहे होंगे, अगर आप कहीं पर भी कुछ चीज ऑर्डर कर रहे हैं, आप पिज्जा मंगा रहे हैं, बर्गर मंगा रहे हैं, तो आप अपनी लोकेशन भेजते हैं कि सर यहाँ पर आपकी लोकेशन आ जाए। आप अमेजन के द्वारा या फ्लिपकार्ट के द्वारा कोई चीज मंगा रहे हैं, तो आप अपनी लोकेशन शेयर करते हैं। लोकेशन मतलब आपकी स्थिति का पता लगता है। तो इसका काम क्या है कि ये एक नेविगेशन सिस्टम है जो आपके स्थान की जानकारी देता है और जो उपग्रहों या सैटेलाइट से जुड़ा हुआ होता है। इससे पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं सैटेलाइट और रेडियो सिग्नल भेजते हैं, और जिस डिवाइस से हम अपने स्थान पर या किसी भी वस्तु को वहां पर पकड़ सकते हैं। आजकल मोबाइल में भी आपके जीपीएस होता है, कई बड़ी गाड़ियों में भी जीपीएस होता है, जिससे हम उस गाड़ी को या उस वस्तु को हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये स्थिति की जानकारी देता है जीपीएस। अब जीपीएस का उपयोग देखिए आप, रास्ता खोजना, बिल्कुल खोज रहे हैं साहब जीपीएस से। स्थान खोजना, मौसम की जानकारी प्राप्त करना, वाहनों की ट्रैकिंग करना, कोई खो गए वाहन या कोई वस्तु है उसमें जीपीएस लगा दिया तो उससे मालूम कर सकते हैं। तो जीपीएस एक बहुत अच्छी तकनीक है जो हमारे जीवन को सरल और सहज बनाती है। तो जीआईएस और जीपीएस के बारे में 2 शब्द दे रखे थे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर काफी अच्छा समझाने की कोशिश करी है।
देखिए, जीपीएस का मतलब समझ लीजिए यहां पर ये ग्राउंड सैटेलाइट है, ये यहां से क्या करता है, सूचना इकट्ठी करता है, जो कहां भेजता है, सैटेलाइट में भेजता है, और फिर ये यहां से मोबाइल में आती है और यहां से अपन रिसीवर उसको प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो ये भू स्थितिक केंद्र होते हैं जहां से सूचनाएं मिलती जाती है और वहां पर जाने के बाद वो यहां पर आ जाती है। तो ये आपका चैप्टर के अंदर जो महत्वपूर्ण पार्ट था वो हो गया है। तो हमने सर काफी कुछ पढ़ा इस चैप्टर के अंदर, थोड़ा लंबा हो गया, मैं चीजें बांट बांट कर पढ़ी है बेटा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आपने यहाँ पर क्रमबद्ध उपागम, प्रादेशिक उपागम पढ़ लिया, उसके आपने दर्शन के बारे में पता लगा, दर्शन शास्त्र क्या होता है, और तकनीक के बारे में पढ़ा। अब हमारे पास में जो लास्ट टॉपिक है वो ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं कि आपके पास में भौतिक भूगोल, तो भौतिक भूगोल का महत्व क्या है, हम भौतिक भूगोल को क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में क्या महत्व है। वैसे आप समझ गए होंगे इतना पढ़ने के बाद में। तो लास्ट टॉपिक मैं वीडियो लेकर आऊंगा कि भौतिक भूगोल का महत्व क्या है। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको ये यात्रा अच्छी लगी होगी। प्लीज आप इस वीडियो को देखें, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं जिससे मैं उसमें सुधार कर सकूं। मैं आपके लिए पूरे वीडियो लेकर आऊंगा, आगे तक लेकर चलूंगा। आप यूं ही आपका साथ देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा।